हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी 12वीं कक्षा की ज्योग्राफी की जो दूसरी बुक है हमारी भारत लोग और उसकी अर्थव्यवस्था की सीरीज चली हुई है, उसका आज तीसरा लेसन करेंगे। उसके तीसरे पार्ट के छोटे प्रश्नों को हम समझाएंगे और इसको अच्छी प्रकार से ध्यान से इस वीडियो को देखना। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भू निम्नीकरण का मुख्य कारण होता है। यानी कि जहाँ पर सिंचाई ज़्यादा की जाती है उन सिंचाई क्षेत्रों में सबसे अधिक भूमि खराब होती है। वो किसके कारण होती है? वो सिंचाई के कारण मृदा लवणता बढ़ जाती है। तो इसमें सही उत्तर आएगा मृदा लवणता। मृदा की लवणता बढ़ने से वो भूमि खराब हो जाती है। और मृदा की लवणता कब बढ़ती है? जब हम उसको अधिक सिंचाई कर देते हैं उस भूमि को। तो आवश्यकता से ज़्यादा सिंचाई करना भी नुकसानदायक होती है, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती। यानी कि जो शुष्क कृषि है, जहाँ पर कम वर्षा होती है, वहाँ पर हम कौन सी फसल नहीं बो सकते। वहाँ पर गन्ना नहीं बो सकते, वहाँ चावल नहीं बो सकते, वहाँ चाय नहीं बो सकते। यानी कि जिन फसलों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है वो फसलें हम शुष्क कृषि में नहीं बो सकते। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई हैं। यानी कि गेहूं और चावल की जो ऊंच क्वालिटी की जो किस्म है वो किस देश से वो विकसित की गई हैं, किस देश में? तो मैक्सिको और फिलीपींस से। मैक्सिको और फिलीपींस से ये चावल और गेहूं की ऊंच किस्म की जो वैरायटी हैं वो विकसित की गई थी। और जब भारत में हरित क्रांति आई 1966-67 के दौरान, तो हम मैक्सिको और फिलीपींस से गेहूं और चावल की जो किस्में थे उनके बीज लेके आए थे। मैक्सिको से हम गेहूं के और फिलीपींस से चावल के बीज लेके आए थे जब भारत में हरित क्रांति का विकास हुआ 1966 और 67 के दौरान। अगला प्रश्न देखिए, संसाधनों के संरक्षण के आधार पर रेनर ने कब वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो रेनर ने हमारे जो संसाधन हैं उनका उसका संरक्षण करने के लिए अपना एक मत दिया था, एक संकल्पना दी थी। और वो कब दी थी? वो सन 1951 में प्रस्तुत की थी। तो रेनर ने संसाधनों के संरक्षण के आधार पर सन 1951 में अपनी एक क्या किया था, एक कॉन्सेप्ट दिया था, एक संकल्पना प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे संसाधन जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है उनको कौन से संसाधन कहते हैं। तो ऐसे संसाधनों को नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। तो क्या आएगा इसका उत्तर? है नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है जिनको बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है, पवन ऊर्जा है, पेड़ पौधे हैं, ये सभी नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखिए, वे संसाधन जिनका आर्थिक दृष्टि से विकास संभव है उनको क्या कहते हैं। उनको संरक्षित संसाधन कहते हैं। यानी कि जिनका आर्थिक दृष्टि से विकास संभव हो सकता है वो संरक्षित संसाधन हैं, वो संरक्षित हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग सर्वज्ञ नहीं है। यानी कि भूमि का उपयोग में नहीं आती वो चीज़ कौन सी? सीमांत भूमि। जो सीमा के अंत की जो भूमि होती है वो भूमि उपयोग के अंतर्गत नहीं शामिल की जाती। जबकि प्रति भूमि, निवल बोया गया क्षेत्र और कृषि योग्य भूमि ये भू उपयोग में शामिल होती हैं। जो और सीमांत जो भूमि होती है वो भू उपयोग के स्वर्ग में शामिल नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे अधिक गेहूं पैदा करने वाला राज्य कौन सा बच्चों? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, रबड़ उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है। तो सबसे ज़्यादा रबड़ भारत में केरल में पैदा होता है। तो इसका सही उत्तर आएगा केरल, जो रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। तो भारत सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है और उपभोक्ता भी है, वो चाय है। चाय को पैदा भी खूब करता है भारत, और पीने वाले भी यहाँ खूब हैं। सुबह उठने से पहले एक मग चाय पी जाते हैं भारत के लोग, ऐसे हैं। तो चाय क्या है, पीने वाले भी ज़्यादा हैं और उत्पादन भी बहुत करता है भारत। तो इसका सही उत्तर आएगा चाय। अगला प्रश्न देखते हैं, पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। ये नियम वनों का जो क्षेत्र है वो कुछ बढ़ा है। तो इसका कारण क्या रहा है? भारत में वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचनाओं का क्षेत्र में वृद्धि। यानी कि सरकार ने वनों के क्षेत्र के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो राष्ट्रीय वन नीति है उसमें ये कहा गया है कि हमें 33% भाग पर वन होने चाहिए। तो ऐसी ऐसी निर्धारित अधिसूचना सूचित करके क्षेत्रों को विकास किया गया है, इसलिए वनों का क्षेत्र बढ़ गया है भारत में। अगला प्रश्न देखिए, 75 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि कौन सी कहलाती है। तो 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहाँ होती है और वहाँ पर जो खेती की जाती है उसको
आर्द्र भूमि कृषि कहते हैं, वो आर्द्र भूमि कृषि कहलाती है ऐसे क्षेत्रों पर जहाँ 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखिए, गहन कृषि की विशेषता क्या है? गहन कृषि की विशेषता क्या होती है? जहाँ पर सिंचाई का प्रयोग करके हम प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ा देते हैं, वो गहन कृषि में आती है। भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव होता है तो उसमें भी हम प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ा देते हैं, तो वो भी गहन कृषि की एक विशेषता है। और रासायनिक पदार्थों का भी प्रयोग किया जाता है, वो भी गहन कृषि में ही किया जाता है। तो इसमें क्या आएगा? सब युक्त सभी बिल्कुल राइट है। तो गहन कृषि में सभी चीज़ें होती हैं, सिंचाई का भी प्रयोग होता है, भूमि की जनसंख्या का भी दबाव ज़्यादा होता है उस भूमि के ऊपर, और हम उर्वरकों का भी प्रयोग खूब करते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका सही आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कौन सी फसल शस्य ऋतु में पाई जाती है? तो भारत में कौन सी फसल ऋतु है? रबी भी पाई जाती है, जायद भी पाई जाती है और खरीफ। ये तीन शस्य ऋतु हैं भारत में, रबी, खरीफ और जायद। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा उपयुक्त सभी। तीनों प्रकार की फसल ऋतु पाई जाती हैं। काटो व जलाओ या झाड़ झंकार परत वाली कौन सी कृषि कहलाती है? तो उसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, और ये झूमिंग कृषि भी कहलाती है। देश के उत्तर पूर्वी भागों में ये कृषि आज भी की जाती है। इसमें झाड़ियों को जला दिया जाता है, फिर वहाँ पर जो राख बनती है उपजाऊ शक्ति का काम करती है, और फिर वहाँ पर कृषि कर ली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? खरीफ ऋतु की जो फसलें होती हैं वो जून और जुलाई में बोई जाती हैं, और सितंबर में वो काट ली जाती हैं। इसमें कौन कौन सी फसलें हैं खरीफ में? ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, ये खरीफ ऋतु की कुछ प्रमुख फसलों के उदाहरण हैं भैया। अगला प्रश्न देखते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न आ गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारत की प्रमुख खाद्य फसल निम्न में से कौन सी है? तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल। देश में सबसे अधिक जो लोग हैं वो चावल खाते हैं, दूसरे नंबर पर गेहूं का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की दूसरी मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? मैंने अभी बता दिया आपको, गेहूं दूसरी खाद्य फसल है। दूसरी खाद्य फसल कौन सी है? खाद्य फसल गेहूं है, ये याद रख लेना है। अगला प्रश्न है, झूम कृषि भारत में किस क्षेत्र में की जाती है? झूम कृषि देश के उत्तर पूर्वी इलाकों में की जाती है, जिसमें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन इलाकों में ये झूम कृषि की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में चावल की बोई जाने वाली फसल क्या है? पश्चिम बंगाल में सभी प्रकार की चावल की फसलें बोई जाती हैं, ओस, बोरा और अमन, यानी कि तीनों तरह के चावल बोए जाते हैं, ओस, बोरा और अमन। अगला प्रश्न देखिए, भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा उत्पादन राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश आएगा गन्ने में भैया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल तिलहन है? तिलहन कौन सी है जिससे तेल की प्राप्ति होती है? सरसों भी तिलहन है, तिल भी तिलहन है, और सूरजमुखी भी तिलहन में आती है। तो उपयुक्त सभी हैं, यानी कि तिलहन वे फसलें होती हैं जिनसे तेल की प्राप्ति होती हो। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही धमाकेदार प्रश्न आ गया आपके बीच में, ज़बरदस्त प्रश्न है। इनमें से कौन सी फसल फलीदार है? फलीदार फसल कौन सी होती हैं? दालें होती हैं। दालें चाहे वो उड़द की हो, चाहे मूंग की हो, चाहे अरहर की हो, चने की हो, मटर की हो, ये सभी क्या होती हैं? फलीदार फसल होती हैं। ये फलीदार फसलें जो होती हैं ये नाइट्रोजन में वृद्धि कर देती हैं, और फसल चक्कर के दौरान हमें एक फलीदार फसल जरूर बोनी चाहिए हमारे खेत में। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी फसलें शीत ऋतु में शुरुआत में 7 अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती हैं? यानी कि कौन सी ऐसी फसलें हैं जो शीत ऋतु के शुरुआत में बोई जाती हैं और अक्टूबर से दिसंबर में तक चलती हैं वो, और उनको मार्च में काट लिया जाता है? तो वो रबी ऋतु की फसलें हैं भैया। कौन सी हैं? रबी ऋतु की फसलें। इसमें हमारा गेहूँ है, सरसों है, चना है, ये तोरिया है, ये क्या है? रबी ऋतु की फसलों के कुछ उदाहरण हैं। अब वन लाइनर प्रश्न आ गए हैं आपके बीच में, बहुत ही धमाकेदार प्रश्न हैं, इनको अच्छी प्रकार से समझ लेना। और यदि आपने अच्छे नंबर लेने हैं ज्योग्राफी में तो इस वीडियो को अच्छी प्रकार से ध्यान से बैठ करके शांति से सुनो। देखिए, पहला प्रश्न कहता है, वन लाइनर प्रश्नों में वे संसाधन जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है वो क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे, सूर्य का प्रकाश, पवन ऊर्जा, ये नवीकरणीय योग्य संसाधन हैं। इनको बार बार हम यूज कर सकते हैं। आज हवा चल रही है, इसका यूज कर लिया, फिर कल फिर कर लेते हैं। इस प्रकार ये नवीकरणीय योग्य संसाधन है भैया। अगला प्रश्न, संसाधनों के संरक्षण के आधार पर रेनर ने अपना वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया था? सन 1951 में वर्गीकरण जो है प्रस्तुत किया था रेनर ने संसाधनों के संरक्षण के आधार पर।
अगला प्रश्न देखिए, सौर ऊर्जा किस संसाधन के अंतर्गत आती है? सौर ऊर्जा असमाप्य संसाधन के अंतर्गत आती है, यानी कि ये कभी ख़त्म नहीं होती। सौर ऊर्जा असमाप्त होने वाला संसाधन है, कभी इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता सौर ऊर्जा को। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम क्या है? समाप्य संसाधन है, यानी कि एक बार यूज करने के बाद ये नष्ट हो जाता है, इसको दोबारा बनाया नहीं जा सकता। इस प्रकार इसको हम कह सकते हैं कि पेट्रोलियम समाप्य संसाधन है। कोयला भी समाप्य संसाधन है। अगला प्रश्न देखिए, भारत व विश्व में अजैविक संसाधनों का वितरण कैसा है? तो भारत और विश्व में जो अजैविक संसाधन है, इनका जो वितरण है, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, असमान है, यानी कि कहीं ज़्यादा पर संसाधन है, कहीं कम है, तो इनका वितरण बड़ा ही असमान पाया जाता है दुनिया में और भारत में। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन कौन सा राज्य करता है? कॉफ़ी यानी कि कहवा, सबसे अधिक कहवा पैदा करने वाला राज्य भारत में कर्नाटक है। और विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी यानी कहवा पैदा करने में ब्राज़ील है, ये भी आपने याद रख लेना है। ब्राज़ील विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पैदा करता है, जबकि भारत में कर्नाटक सबसे अधिक ज़्यादा कॉफ़ी यानी कि कहवा पैदा करता है। अगला प्रश्न है, ज्ञान और कौशल किस प्रकार के संसाधन हैं? जो ज्ञान और कौशल है वो एक सांस्कृतिक संसाधन है, वो मानव निर्मित संसाधन होते हैं, मानव ने के द्वारा पैदा किए गए संसाधन हैं। अगला प्रश्न देखिए, वे संसाधन जिनका आर्थिक दृष्टि से विकास संभव है वो क्या कहलाते हैं? वो संरक्षित संसाधन हैं, जिनका आर्थिक दृष्टि से विकास किया जा सकता है वो संरक्षित संसाधन होते हैं भैया। ओस, अमन और बोरो किस खाद्य फसल के नाम हैं? ये चावल की फसल के नाम हैं। ये पश्चिमी बंगाल में चावल की किस्में बोई जाती हैं। ये चावल की किस्में हैं जो जिस प्रकार की गन्ने की किस्म होती है 19 नंबर का गन्ना है, जिस प्रकार की गेहूं की किस्में होती हैं 306 गेहूं है। इस प्रकार ओस, अमन और बोरो किस खाद्य फसल के नाम हैं? ये चावल के हैं भैया, ये जो पश्चिमी बंगाल में बोए जाते हैं चावल। अगला प्रश्न देखिए, भारत में अधिकतम गेहूं पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा करने में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। और यदि दो संयुक्त राज्य पूछ लेता है तो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा पैदा करते हैं वो हरियाणा, पंजाब इकट्ठे। हरियाणा और पंजाब दोनों को जोड़ करके यदि उत्पादन लिया जाता है तो उत्तर प्रदेश से आगे आ जाते हैं। ये आपने नोट कर लेना है, कहीं पेपर में आ जाता है। वे संयुक्त रूप से दो राज्य बताओ जो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा पैदा करते हैं दोनों इकट्ठे रूप से, तो हरियाणा और पंजाब आएगा। अगला प्रश्न देखिए, सोयाबीन उत्पादक किन्हीं दो राज्यों के नाम लिखिए। तो सोयाबीन सबसे अधिक मध्य प्रदेश में और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में सोयाबीन पैदा किया जाता है। सोयाबीन प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत होता है, सोयाबीन से प्रोटीन की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, रवि की फसल ऋतु में कोई दो उदाहरण दीजिए। जो रवि ऋतु की फसल है उसमें गेहूँ, जो ये प्रमुख फसलें हैं रवि की ऋतु की, और इसके अतिरिक्त चना है, सरसों है, तोरियो है, ये सभी रवि ऋतु की फसलें हैं भैया। अगला प्रश्न देखिए, खरीफ की फसल ऋतु की कोई दो उदाहरण दीजिए। चावल है, कपास है, ज्वार है, बाजरा है, अरहर है, ये खरीफ ऋतु की फसलें हैं, ये आपने नोट कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जायद की फसल ऋतु की कोई दो उदाहरण दीजिए। तो तरबूज, खीरा, कड़ी, टमाटर, ये क्या हैं? जायद ऋतु की फसल के उदाहरण हैं भैया। अगला प्रश्न बड़ा धमाकेदार प्रश्न आ गया आपके बीच में। चावल के उत्पादन में देश का प्रथम राज्य कौन सा है? या भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिमी बंगाल है। पश्चिमी बंगाल देश में सबसे अधिक चावल पैदा करके आज पहले नंबर पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के दो प्रमुख कपास उत्पादक जिलों के नाम बताएं। तो हिसार और सिरसा। हिसार और सिरसा में बहुत अधिक कपास पैदा की जाती है। जबकि पूछता है कि सरसों कहाँ पैदा होती है, तो महेंद्रगढ़ में सरसों सबसे अधिक पैदा होती है। सरसों के आगे महेंद्रगढ़ आ जाएगा और कपास में हिसार और सिरसा आ जाते हैं, आपने नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में, उड़ीसा में है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके का प्रश्न भी आपके लिए। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कोयम्बटूर में है। ये तमिलनाडु में है कोयम्बटूर, जहाँ पर राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात मूंगफली के उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर है। तो सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में? गुजरात है। अगला प्रश्न देखते हैं, दो ऐसी फसलों के नाम बताएं जिन्हें उत्पादन में संसार में भारत को प्रथम स्थान प्राप्त है। यानी कि दो ऐसी फसलों के नाम बताएं जिनके उत्पादन में संसार में भारत को प्रथम स्थान प्राप्त है। तो वो है चाय और पटसन।
चाय और पटसन में भारत संसार में उत्पादन में है, लेकिन व्यापार में नहीं है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ चाय पीने वाले काफ़ी हैं, चाय पी जाते हैं, इसलिए व्यापार में हम पीछे रह गए, उत्पादन में पहले नंबर पर है। तो हमारा जो तीसरा पार्ट था ज्योग्राफी का, ये आज पूरा हो चुका है। यदि आपने वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दो, और इसको वीडियो को शेयर कर दो, धुम्मा उठा दो, अपने दोस्तों को भेज दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।